ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के नाम से पहचानते हैं, चूँकि हमारी पहचान ही यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के प्रवक्ता के नाम से है। लेकिन साथ में चूँकि मोर्चा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है पीस पार्टी, जिसका मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। इसके अतिरिक्त बहुत सारी और जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं, जिसका निर्वहन करने का मैं प्रयास करूँगा। लेकिन पीस पार्टी दिल्ली प्रदेश में बाज़ाब्ता विधिवत ढंग से सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। लोगों को जिम्मेदारी देने का सिलसिला शुरू किया गया है और ये अभियान आज दिनांक 1 जुलाई 2025 से लगातार तब तक चलेगा जब तक 2030 के चुनाव दिल्ली के न आ जाएं। दिल्ली के कोने कोने तक, दिल्ली के समस्त विधानसभाओं तक, वार्डों तक पार्टी को पहुंचाना है, वहां पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है और एक मजबूत संगठन दिल्ली के अंदर खड़ा करना है। इसी बात को लेकर आज आपको हम लोगों ने बुलाया यहाँ कि ये अभियान मीडिया के माध्यम से ये बात दूर तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे कि पीस पार्टी दिल्ली में एक संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने के लिए इच्छुक है, उसके लिए प्रयासरत है और उसकी शुरुआत आज की गई है विधिवत। आज कुछ बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति भी होनी थी, एक धमाका भी होना था। कुछ बड़े दलों से बड़े जिम्मेदार पीस पार्टी में बड़ा पद लेने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से जिनके नेतृत्व में ये काम हमें करना था वो कल से ही बीमार हैं बुरी तरह। ये खबर हमें सुबह मिली, चूँकि कल दिन में हमारी सुबह में बात हो गई थी, लेकिन अचानक शाम में वो बीमार ज़्यादा हो गया। मैंने जिनके नेतृत्व में इनको करना था, तो बीमारी की वजह से उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। तो आज वो चूँकि वो चेहरे नहीं हैं, इसलिए मैं उस पर कोई गुफ्तगू अभी नहीं करूँगा। तबीयत ठीक होने के बाद हफ्ता 10 दिन के अंदर फिर आपको एक बार निमंत्रण भेजूँगा, जब एक बड़ा धमाका मैं करूँगा। कई दलों के लोग हमारे संपर्क में हैं, कई दल के प्रदेश के पदाधिकारी पीस पार्टी में आने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। हम उन्हें ससम्मान पार्टी में जिम्मेदारी सौंपने का प्रयास कर रहे हैं। हफ्ता 10 दिन में आपको फिर इसकी सूचना हम दे देंगे। इस वक्त उनके नाम का कोई खुलासा और कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज केवल इतनी सी बात कि पीस पार्टी अपने सदस्यता अभियान को शुरू कर रही है। हमारे दाएं और बाएं दो हमारे भाई आप देख रहे हैं, सलीम सलमानी साहब और नदीम अंसारी साहब, ये दोनों भी फ्रेश फेस हैं, निर्विवाद चेहरे हैं, अपनी अपनी जगह पर एक पकड़ और पहचान रखते हैं, अपने हलके में एक असर रखते हैं। और पीस पार्टी और हमारा पूरा संगठनात्मक ढांचा, इनका जो सामाजिक असर है उसका बेहतर कैसे इस्तेमाल हो, सदुपयोग हो, कौन सी जिम्मेदारी इनको दी जाए जिससे बेहतर काम हो, इंशाअल्लाह उस पर अभी हम लोग बैठकर तय करेंगे। लेकिन ये कैमरे के सामने आपको बता दूं कि हमारे दोनों भाई इंशाअल्लाह हमारे साथ पीस पार्टी में, हमारे संगठन में काम करेंगे और दोनों को एक अच्छी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह दी जाएगी। इसी सूचना के लिए हमने आप लोगों को बुलाया था। इसमें क्या कहना है? वजूद वाले तो सब सोए हुए हैं, जिनका वजूद नहीं वही तो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पीस पार्टी परिचय की मोहताज नहीं है। पीस पार्टी यहाँ चुनाव लड़ चुकी है, 15 में भी, 13 में भी, 20 में भी, और अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुआ उसमें भी हम 3 सीट पे लड़े थे। तो मुस्तफ़ाबाद में पीस पार्टी को लगभग 12-14 हज़ार वोट आया था, किराड़ी में 2200-2300 वोट आया था, और करावल नगर में, बाबरपुर में। तो पार्टी परिचय की मोहताज दिल्ली में भी नहीं है। ये अलग बात है कि काम नहीं हो रहा था, अब काम होगा। जब काम करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, सीधी सी बात। पीस पार्टी चुनाव में वोट काटने के लिए खड़ी हो रही है या मतलब अपना वजूद बनाने के लिए खड़ी हो रही है? सारी पार्टियां काटती हैं, जिसके हिस्से में जितना जाता है वो काटती हैं। मतलब 100 रुपया है, आपको 40 गया तो 40 आपने काटा। जैसे दुकान में जाते हैं 40 रुपये का सामान लेते हैं, 100 का नोट देते हैं, तो क्या कहते हैं? 40 रुपया काट लीजिए। ये क्यों कह रहे हैं कि हम 2 रुपया जब सामान लेंगे तो 2 रुपया काट लीजिए, 5 रुपये का सामान लेंगे 5 रुपया काट लीजिए। हमें वोट कम मिलता, हम कम काटते हैं, जिसको ज़्यादा मिलता वो ज़्यादा काटते हैं।
सब काटते ही है, यहाँ बांटते नहीं है वोट, वोट काटने के लिए आते हैं। ये बात कही जाती है कि बिहार में चुनाव से पहले नई वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। इसको लेकर बिहार में विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। आरजेडी से लेकर कांग्रेस, ममता बनर्जी, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि ये भाजपा की साजिश है और भाजपा इलेक्शन कमीशन के द्वारा अनऑफिशियल तरीके से नाम बदलकर बिहार में एनआरसी लागू करना चाहती है। आखिर कहां से बिहार के लोग अपने कागजात, अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दे सकेंगे, ये तमाम सवाल है। गुलाम सरवर जी बिहार की राजनीति को बाखूबी अंदर तक जानते हैं, किस तरीके का वोट बैंक है, क्या वोटर लिस्ट से इसमें घपला होने की या षड्यंत्र होने की कोई बू आती है, इस पर हम बात करते हैं। गुलाम सरवर जी, क्या लगता है, क्या इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है उसका इरादा नेक है, या जो विपक्षी दल कह रहे हैं उनका आरोप आपको सही लगता है कि ये जो है भाजपा को फायदा पहुंचाने की, वोटर लिस्ट में बदलाव करने की एक साजिश है? देखिए, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाए ये तो एक अच्छी बात है। वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाए ये अच्छी बात है। वोटर लिस्ट का वो जांच पड़ताल किया जाए ये भी अच्छी बात है। सरकार को, चुनाव आयोग को ये अधिकार है। कुछ शर्तें थोपी जाएं वो भी मंजूर है। लेकिन अभी जो शर्तें थोपी गई हैं और जो टाइम बताया गया है ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। किसी भी कीमत पर। चुनाव से पहले आपको पहले आदेश पारित करने से किसने रोका था? अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, आपने क्यों नहीं कराया? दिल्ली देश की राजधानी है जहाँ रिफ्यूजी बसते हैं। बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बंगाल के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, असम के, सभी राज्य के अप्रवासी यहाँ रहते हैं। इनका तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिल्ली में आपने नहीं कराया क्योंकि आपको सब कुछ अनुकूल लग रहा था, आपके परिस्थितियाँ आपके अनुकूल थी, तो आपने होने दिया। जबकि घोटाले का आरोप लगा, यहाँ फर्जी मतदान का आरोप लगा, यहाँ फर्जी पहचान पत्र के आरोप लगे, सारे आरोप लगे, भाजपा पे ही लगे। लुटियन जोन के एक एक कोठी से 35-35 वोट डले हैं। ये आपको पता है कि नहीं? नई दिल्ली में, नई दिल्ली विधानसभा की बात बता रहा हूँ, 7, 8, 10 ऐसे कोठी हैं जहाँ से 35-35 गिन के वोट पड़े हैं। तो ये तो पता चल गया। यहाँ नहीं किया। बिहार इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी है, उसमें आपने ये इतने कम समय में ये कह दिया कि इन शर्तों के साथ अपडेट होगा। अपडेट होना एक अलग बात थी, उसके साथ जो शर्तें थोपी गई, मेरे बच्चों का नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरे माता पिता हैं ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। अब उनका हम मृत्यु प्रमाण पत्र दिखावें या जन्म प्रमाण पत्र दिखावें, एक सवाल। मेरा खुद जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कभी आवश्यकता पड़ी नहीं, मैंने बनाया ही नहीं। लेकिन मेरा जन्मजात शिजरा है, वंशावली है, ज़मीनें हैं, सब कुछ है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब ज़रा हमको बताइए कि हमारे बच्चे का क्या होगा। अब मैं दिल्ली से जाऊं वहाँ, पहले रिश्वत दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनाऊं, रिश्वत का बाज़ार चलेगा, दबा के चलेगा, लूट चलेगा, दोनों हाथ से दलाल खड़े होंगे, लूटेंगे, 1000-1000, 2-2 5-5 हज़ार मनमाना करेंगे। जो सरकार ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, उस सरकार के सारे फैसले से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लूट बढ़ रहा है, अव्यवस्था बढ़ रही है। इसलिए चुनाव आयोग को ये फैसले फ़ौरन वापस लेने चाहिए। आप अपडेट कराइए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, चुनाव के बाद, अगले चुनाव में, लोकसभा में कह दीजिए 2029 से पहले। कैसे पता चलेगा? फिर वो कह रहे हैं ना कि घुसपैठ ये जो अवैध रूप से आ गए हैं वोटर लिस्ट में है, तो आ गए। नहीं, ये आ गए तो आ गए का क्या मतलब है? नहीं तो आगे तो पकड़ो जाके। ये पकड़ने के लिए तो नहीं, ये पकड़ने के लिए नहीं, अधिकार छीनने के लिए। हर घर जाकर चेक किया जाएगा। कोई चेक नहीं करेगा। गुलाम सरवर दिल्ली में है तो मेरे घर में कौन चीज चेक करोगे जी? पहले ये बताओ। वोटर मैं बिहार का हूँ। तो ये शहरीकरण और पलायन दो मुद्दे और भी हैं। मैं चुनाव लड़ा हूँ भाई। 2005 में मैं बिहार से चुनाव लड़ा हूँ। मैंने मतदाता सूची कभी बदलवाया नहीं। मैं बिहार का मतदाता हूँ। मैं पिछला चुनाव भी वोट डालकर आया हूँ। मैं घर पर नहीं हूँ, अन्ना घर जा सकता हूँ, मेरे पास हजारों काम है। ये क्या चुनाव आयोग को मेरे घर पे दस्तक देगा क्या कहते हैं BLO और बोलेगा कि जी हैं गुलाम सरवर, नहीं है तो मर गए? ऐसे होगा? नहीं होगा। हमको समय देना पड़ेगा। आपको समय देना पड़ेगा, एक ऐसा समय जिसमें अपने कील काटे लोग दुरुस्त करें। और गुलाम सरवर अकेला नहीं, ऐसे हज़ारों लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में घूम रहे हैं जिनके पास समय नहीं है। किसी का कंपनी से कॉन्टेक्ट है, कोई अरब में रह रहा जो एक निश्चित समय पर लौटेगा। जो लोग अरब में हैं मान लीजिए, और वो इलेक्शन के 2 दिन पहले ही उनका फ्लाइट हो, तो वो वोट डाल पाएंगे? ईमानदारी से बताइए, वोट डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे।
जो लोग मुंबई में किसी कंपनी से उनका कांटेक्ट है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, कुछ भी है, कंपनी से आजकल कांटेक्ट होता है, उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी मिलेगी 20 दिन बाद। घर पहुंचेंगे, उनके पास समय मिलेगा 5 दिन। आज सीईओ छुट्टी में, कल वीडियो छुट्टी में, परसों कर्मचारी छुट्टी में, खेल हो गया, ख़त्म, इलेक्शन आ गया, वोट नहीं डालते। वोट मताधिकार छीनने का ये षड्यंत्र है। इसलिए चुनाव आयोग ये एनआरसी कराना चाहते हैं, क्या कराना, मैं उन चक्करों में नहीं पड़ रहा हूँ। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आप जो कुछ कराना चाहते हैं हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। एनआरसी भी आप कराना चाहते हैं, हम वो भी तैयार हैं, मगर ऐसे नहीं। फिर कह दो कागज नहीं दिखाएंगे। ये कागज देखना नहीं चाह रहे हैं ना, टाइम ही नहीं दे रहा। ये तो झटका है, झटका मत कीजिए, समय दीजिए और अच्छे वातावरण में समय दीजिए। ये क्या कि चुनाव सर पर, बारात आप लगने वाली है तो आप कह रहे हैं ये चावल वापस करो, वो चावल हटाओ, वो दाल हटाओ, वो सब्जी हटाओ, तो ये हटाते और लाते में हम तबाह हो जाएंगे। इसलिए हटाओ लाओ हम नहीं मानने वाले भाई। अभी बारात आ रही है, हमने तैयारी कर ली है बारात के खाने तो का। अभी अचानक से कैसे याद आ गया? ये चुनाव आयोग जैसे बारात ड्रामा नहीं करता है, बारात आती है, बारात भी नखरे होते हैं, वैसे चुनाव आयोग को कहा गया होगा पेचकस दो। बिहार में ये जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें भाजपा को बहुत कुछ लग नहीं रहा हासिल होने का। भाजपा चाहती है किसी भी तरह से पूर्ण बहुमत की एक बार सरकार आ जाए। बिहार उसके निशाने पर है, चूँकि बिहार में सत्ता पूर्ण बहुमत में आने के बाद बंगाल में आसान हो जाएगा रास्ता। इसीलिए बिहार के रास्ते वो बंगाल में एंट्री लेना चाहते हैं। आसाम उनके पास है, उड़ीसा उनके पास है। अगर बंगाल बिहार उनके पास आ गया, खेल हो गया ख़त्म। फिर खेल कुछ बचे उचेगा नहीं। बिहार ने स्थिति क्या कहती है? स्थिति बिल्कुल ये है कि भाजपा नहीं आ रही, ये स्थिति है। इंडिया गठबंधन, हाँ, इंडिया गठबंधन ही अभी तक के जो हालात हैं, लेकिन उन हालात को बदलने के 4-5 रास्ते, हथकंडे इन्होंने अपनाए। एक हथकंडा है कि पोलराइजेशन कराएंगे, ओवैसी साहब से कराएं, किसी साहब से कराएं, भाषण देकर कराएं, निकलो तुम देख लूँगा, और ये वो सब चलेगा। अभी इस पर भी ओवैसी साहब को ही लाया टीवी पर। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सबसे ज़्यादा टीवी पर समय ओवैसी साहब दे रहे हैं। तेजस्वी से नहीं पूछा जा रहा, कांग्रेस के नेता से नहीं पूछा जा रहा, माले जो ज़मीन पे काम करता है उससे नहीं पूछ रहा, कम्युनिस्ट के नेता से नहीं पूछ रहा, मगर ओवैसी साहब से रात दिन पूछ रहा। ठीक है, और ये चक्कर में कि ओवैसी साहब कुछ ऐसा बोल जाए कि वो हिंदू मुस्लिम बन जाए। हालांकि ओवैसी साहब पके पकाए बोलते पूरा कानून की बात है, कानून से हट के वो बोल ही नहीं पा रहे, लेकिन ये कोशिश में इन लोग है। अब मंच पे जाके कहीं ओवैसी साहब कुछ बोल बाल गए तो ध्रुवीकरण एक रास्ता। दूसरा इनको है दंगा, इलाके में कोई तनाव हो जाए, दंगा हो जाए, ताकि हिंदू अलग खेमे में चला जाए, मुस्लिम अलग खेमे में चला जाए और उस खेमे को हम कैश कर लें। तीसरा होगा जातीय समीकरण में इनकी पकड़ है। एंटी यादव जितने दूसरे पिछड़े हैं उसको ये अपने खेमे में, जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रयोग किया था, चूँकि तेजस्वी यादव का नेतृत्व है तो सभी बिरादरी के लोग यादव के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। ये इस तरह से माहौल बनाते हैं कि भाई हम सभी हिंदू का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो सब मिला जुला के ये निकालते हैं। इनकी कोशिशें हैं तीसरे सीटों पर छोटी छोटी पार्टियों को खड़ा करना, सारी छोटी छोटी पार्टियों को फाइनेंस करके चुनाव में उतारेंगे और हर जाति का वोट काट कर किसी तरह से अपना रास्ता साफ करेंगे। ये सब इनका चल रहा। उसी में एक रास्ता ये भी है कि आम लोगों को, जो गरीब वोटर्स हैं, वो एंटी भाजपा है। गरीब वोटर्स कहा जाता है कि 5 किलो राशन वाले इधर हैं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। गरीब वोटर्स भी एंटी बीजेपी वोट है। उस वोट को रोकने का ये एक षड्यंत्र है। इसलिए मैं विपक्ष के नेताओं से कहता हूँ, तेजस्वी यादव से कहता हूँ कि आप गंभीरता से इस लड़ाई को लड़ें, सुप्रीम कोर्ट भी जाएं चुनाव आयोग के इस फैसले के ख़िलाफ़। और चुनाव आयोग को आप ये भी कहें कि अगर आप इस फैसले पर अडिग रहेंगे तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे।